हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 7 सितंबर से कौन सी ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है और हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो पूरी दुनिया में अब हाहाकार की स्थिति है, चिंता की स्थिति है। क्यों है, आइए समझते हैं। आपने सुना ही होगा, बहुत सारी वीडियो देखी होंगी संभवतः, कि 7 सितंबर 2025 को ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये जो ग्रहण लगने जा रहा है, इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, और सबसे पहले हम जानेंगे ग्रहण के बारे में, फिर हमें क्या फल मिलेगा ये जानेंगे। तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए क्या फल होगा, और फिर ये जानेंगे कि उपाय क्या करने हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रहण की चर्चा कर लेते हैं। ग्रहण में हम क्या क्या जानने वाले हैं ये पहले समझ लेते हैं। ग्रहण कब लगेगा, कब मध्य समय होगा ग्रहण का, कब ग्रहण समाप्त होगा, और जब ग्रहण लगता है तो सूदक भी लगता है, तो सूदक कब लगेगा, और ग्रहण के कौन कौन से नियम हैं संक्षेप में समझेंगे। और फिर लास्ट में हम यानी कि वीडियो के लास्ट में हम समझेंगे कि उपाय इत्यादि, दान इत्यादि क्या करना है संक्षेप में। तो चलिए सबसे पहले ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहण जैसे हमने अभी बात की कि 7 सितंबर को लगने जा रहा है, 7 और 8 सितंबर को ये ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण रात्रि में लगेगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है। तो रात में 9:57 से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, और ग्रहण का जो मध्य का समय होगा वो होगा रात्रि में 11:42 पर, और ग्रहण का जो लास्ट का समय है, यानी ग्रहण पूर्ण होने का जो समय है, समाप्त होगा कब, तो ग्रहण रात में 1:26 में पूरा हो जाएगा। यानी लगभग ये 3 घंटे से अधिक का समय रहने वाला है, और 3 घंटे में 3 घंटे 23 मिनट लगभग रहेंगे। तो 3 घंटे 23 मिनट का ये जो समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। परंतु सूदक कब लगेंगे, ये चंद्र ग्रहण है, और सूदक दोपहर में 7 सितंबर को दोपहर में 12:57 से सूदक प्रारंभ हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि ग्रहण के समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, संक्षेप में हम समझेंगे, क्योंकि हम मुख्य रूप से आगे अब राशिफल के बारे में जानेंगे। परंतु यहाँ पर हम संक्षेप में थोड़ा समझ लेते हैं कि ग्रहण के समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो ग्रहण के समय ये जो सभी नियम है सूदक काल से ही प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आप सूदक काल में ये नियमों का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम ग्रहण के समय जरूर करना चाहिए। पहला नियम है कि आपके घर में पानी है, दूध है, दही, अन्य ऐसी लिक्विड की जो चीज़ें हैं, उनमें सूदक लगने से पहले ही कुसा डाल दीजिए, जिसे कुस कहते हैं या कुसा कहते हैं। तो इसे आप डाल दीजिए, ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इसको डाल देने से जब ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके बाद भी इन चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। और ग्रहण से पहले ही जो खाना पीना हो तो खा पी लेना चाहिए। ग्रहण के दौरान सूदक काल से ही ये नियम, जैसे हमने समझा, कि लग जाते हैं कि ग्रहण के समय, सूदक के समय अन्न जल इत्यादि नहीं लेना चाहिए। हाँ, आपकी सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं। बालक, वृद्ध और रोगी के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते, और जो हमारी माताएं बहनें हैं, गर्भवती हैं, तो उनके लिए भी ये नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, और सभी के लिए है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। ग्रहण जब पड़ रहा हो तो ग्रहण में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और ग्रहण के समय मंत्रों का, स्तोत्रों का जप पाठ करना चाहिए। ग्रहण पड़ने से पहले ही, जब सूदक काल लग जाए उससे पहले ही आप अपने घर में जो मंदिर है उसे ढक दें, भगवान को ढक दें, और
फिर ग्रहण होने के बाद फिर शुद्ध इत्यादि करके और फिर जो है जब ग्रहण पूर्ण हो जाए, मोक्ष यानी रात में हो जाएगा 1:26 में, तो उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध होकर गंगा जल सभी जगह छिड़क दे, मंदिर इत्यादि सभी जगह, जिससे सब जगह पवित्र स्थिति बन जाए। और उसे इसमें और भी बहुत सारे नियम हैं, परंतु ये कुछ मुख्य नियम हैं। और नाखून इत्यादि क्षौर कर्म, जिसे कि नाखून काटना, बाल काटना इत्यादि नहीं करना चाहिए ग्रहण के समय, तो इन नियमों का भी पालन आप कर सकते हैं। नियम तो देखिए बहुत सारे हैं, हमने इसमें संक्षेप में समझा है। अब आइए समझते हैं कि हमें यानी कि तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए कैसा फल मिलने वाला है, ये समझ लेते हैं। तो ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये आपके पंचम भाव में पड़ेगा। चंद्रमा जो कि आपके कर्म भाव के अधिपति हैं, ये ग्रहण जो है तो कुंभ राशि में लगने जा रहा है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, सभी लोग जानते ही होंगे। और एक यहाँ पर ये बात भी समझ लीजिए, जब ज्योतिष की आप चर्चा करते हैं तो यहाँ पर ये बात बहुत गंभीर हो जाती है कि ग्रहण तो, चंद्र ग्रहण तो पड़ना ही है साथ में, क्योंकि कुंभ राशि में चंद्रमा होंगे, कुंभ राशि में ये ग्रहण लगेगा। कुंभ राशि में राहु पहले से ही बैठे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सीधी सी बात है कि ग्रहण योग का निर्माण होगा। केतु भी देख रहे होंगे, शनि की राशि में चंद्रमा का गोचर वैसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, उन्हें भी समझ लीजिए। प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। चंद्रमा उस समय देवगुरु बृहस्पति के इसमें होंगे नक्षत्र में, तो चंद्रमा को इससे मजबूती मिलेगी। ठीक है, प्लस पॉइंट ये रहेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि होगी इस ग्रहण योग के ऊपर, तो ये अच्छी बात है। इस ग्रहण योग के जो प्रभाव, दुष्प्रभाव हैं, तो इसको देवगुरु बृहस्पति कम कर देंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये हमारे पास कुछ प्लस पॉइंट है। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट और भी है कि चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त होगा, जो कि चंद्रमा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये 2 से 3 हमारे पास प्लस पॉइंट भी हैं। यानी कहा जाए कि जितना ही आप धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे तो उतना ही आपके लिए चीज़ें जो है तो आसान होंगी। अब समझते हैं क्या फल मिलेगा, क्या सावधानियां रखनी है, सभी कुछ एक साथ ही हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, इस समय आपको चिंताएं बढ़ सकती हैं, रोग बाधाएं बढ़ सकती हैं, तो आपको सावधान रहना है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मन में गुप्त रूप से भय बना रहेगा, शत्रुओं का भय बना रहेगा, संतान को लेकर चिंताएं होंगी। और ख़ासकर जो माताएं बहनें हैं उनको अपने गर्भ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और हमने नियम में बहुत डिटेल में नहीं चर्चा की थी, पर एक नियम ये भी है जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं बता दूं, इस ग्रहण में ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि जो गर्भवती हैं माताएं बहनें, वो अपने गर्भ का विशेष रूप से ध्यान रखें, बाहर ना निकले ग्रहण के समय, और सभी नियमों का पालन करें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना भी आप कर सकती हैं उतना करना चाहिए, ये विशेष रूप से, क्योंकि ये ग्रहण का जो प्रिय दर्शकों प्रभाव है ना, वो जो है तो गर्भ के लिए ठीक नहीं है, आपके राशि के अनुसार भी और ग्रहण के अनुसार भी जो है तो ये ठीक नहीं है। तो यदि गर्भवती है तो इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। और संतान के प्रति थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं, या संतान की तरफ से कुछ ऐसे क्रियाकलाप हो सकते हैं जिसकी वजह से मन में तनाव हो, तो पहले से ही आप ध्यान रखिए कोई गलतियां ना हो बच्चों से। और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए चिंताजनक हो सकता है, और क्योंकि मन आपका यहाँ वहाँ भटकेगा, तो आपको मन को स्थिर रखने की ज़रूरत होगी। फाइनेंस को लेके बहुत ध्यान रखिएगा, किसी तरह का लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या किसी भी तरह जो आपसे बड़े हैं, आपके चाहे वो बॉस हों या और भी घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, तो उनसे आपके रिश्ते अच्छे रहें, इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि रिश्तों में खटास आ सकती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है बातें। तो आपको इन सब विषयों का
और आप जो भी काम काज करते हैं तो अपने काम काज में 100% दीजिए, सावधानी रखिए, कोई गलती मत करिए, है ना। तो ये सब विषय हैं जिन पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी सबसे ज़्यादा। इसके अलावा पूरे दुनिया में देखा जाए तो ये जो ग्रहण है इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है तो भारत में तो दृश्य होगा ही होगा, साथ में संपूर्ण यूरोप और संपूर्ण एशियाई देशों में भी इसका प्रभाव होगा, यानी कि ग्रहण दिखाई देगा जो कि प्रभाव तो हर एक व्यक्ति के ऊपर होगा, चाहे वो किसी के देश में हो या कहीं भी हो, ग्रहण होता है और सभी के ऊपर इसका प्रभाव होता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले समय में, जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा कि गर्भ को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी और कई रोग, कई आपदाएं और युद्ध जैसी स्थितियाँ, ये सब जो है तो समस्याएं आगे आने वाले समय में 3 से 4 महीनों के बीच में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव है 3 से 4 महीनों तक रहता है। तो ये सब चीज़ें घटित हो सकती हैं, क्षमा करिएगा। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है मैं हमेशा, अभी मंगल की भी हमने चर्चा पहले की थी, अब जल्द ही मंगल की और चर्चा होगी, तो क्योंकि मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है तो शनि की स्थिति बनी, मंगल की स्थिति बनी, लगातार मंगल आप 2026 में देख रहे हैं कि बहुत जो है तो बुरे रिजल्ट देने वाले बन रहे थे। तो अब बदलाव होने जा रहा है, परंतु इससे हम बच नहीं सकते हैं कि एक ग्रह कोई अच्छा फल दे तो हम सोच लें कि बस सब अच्छा ही होना है, या कोई एक ग्रह बुरा फल दे तो हम सोच लें सब बुरा ही होना है। देखिए उसी समय अब जैसे चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ठीक है, 7 सितंबर को, पर ये बहुत खतरनाक क्यों कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, समस्याएं हैं। एक तो ऐसी स्थिति है ही है, साथ में 21 तारीख को यही सितंबर के महीने में सूर्य ग्रहण भी लगेगा, उसकी भी हम चर्चा आने वाले समय में करेंगे। तो ये दो एक ही महीने में ग्रहण का लगना, और आप यदि थोड़ी गहराई से विचार करें कि चंद्रमा मन के कारक हैं और सूर्य आत्मा, मन और आत्मा, और जब ज्योतिष की गहराई में जाएंगे तो ये आपको चीज़ क्लियर हो पाएगी कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और ये प्रत्यक्ष ग्रह हैं, आप देखते ही हैं। तो इनका प्रभाव कुंडली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि यदि मन और आत्मा ना हो तो ये फिर शरीर के जो और भी तत्व हैं, जैसे बुध की हम बात करें, बुद्धि, देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ज्ञान, शुक्र इत्यादि सभी ग्रहों का अपना अपना रोल है, तो उनका फिर कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक ही महीने में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमें सतर्क रहना है, ना कि डरना है। क्या उपाय करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। उपाय में आप चंद्रमा और शनि से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं और मंत्रों का जप कर सकते हैं। ग्रहण के समय आप जो है तो भोलेनाथ की आराधना करिए, सबसे प्रभावी है और कल्याणदायक है। भोलेनाथ की आराधना करिए, अभिषेक इत्यादि जो भी कर सकते हैं तो करिए। ओम नमः शिवाय जो भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय मंत्र है, तो इसका जप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो ये आप मंत्रों का या अपने इष्ट या अपने गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये सभी मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। रही बात कि कितना करना चाहिए, तो कम से कम 1 माला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। रही बात दान की, क्या दान करना चाहिए ग्रहण के समय में और अभी ये जो स्थिति है इसमें भी लाभदायक होगा। तो इसमें आप बहुत डिटेल में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मुख्य रूप से जैसे दूध है, चावल है ना, सफ़ेद कपड़ा है, घी है, कपूर इत्यादि है। अब आपकी समर्थ हो तो चांदी है, मोती है, कपिला गाय है, सफ़ेद गाय हो, तो इन सब चीज़ों का, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सफ़ेद चीज़ें उनका दान कर सकते हैं। काली चीज़ों का भी कर सकते हैं, जैसे काला तिल हो गया, उड़द हो गया, काला छाता, जूता, चप्पल, और तेल का दान करना, लोहा का, है ना, श्याम वर्ण या काले कपड़े मिल जाएं तो इनका दान करना, काली गाय का,
श्यामा गाय जो होती है उसका दान कर सकते हैं। तो ऐसे इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। और अन्न वस्त्र इत्यादि, और जब दान करें तो उसमें दक्षिणा जरूर देना चाहिए, जिससे पूर्णता होती है दान की। तो ये सब चीज़ें आप दान में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी जो चीज़ें हमने जाना तो सभी चीज़ों का ही दान करना है, जो जैसी आपकी समर्थ हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से दोहरा दूँ जो नए दर्शक हैं उनके लिए, कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।